स्टूडेंट, तीसरा जो पाथ फंक्शन हम लोग देख रहे थे वो था हीट। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि दो पाथ फंक्शन है, एक है वर्क, दूसरा होता है डिस्टेंस। वर्क हमने देखा कि वर्क ऑलवेज डिपेंड अपॉन कि आपने वर्क किस तरह से किया है, मतलब आपने क्या तरीका अपनाया, क्या मेथड अप्लाई किया है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जब मेथड क्या अप्लाई किया, कौन सा पाथ आपने फॉलो किया, वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन बन जाती है। दूसरा हमने देखा डिस्टेंस, और तीसरा जो आज हम लोग देखेंगे वो है हीट। देखिए, एक कंटेनर में मान लीजिए कि आपने हॉट वाटर रखा है और वो कंटेनर स्टील का बना है। ठीक है, कंटेनर को हमने ऊपर से क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया है। अभी यहाँ पे अंदर जो हॉट वाटर है उसके अंदर सब हीट है। वो हीट आपको पता है क्योंकि स्टील की वेसल है, और स्टील की वेसल जो है वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ से हीट जो है बड़ी रैपिडली बाहर निकलेगी। और दूसरा कंडीशन ऐसा है कि वही हॉट वाटर को अगर हमने एक थर्मल फ्लास्क में रखा होता, तो थर्मल फ्लास्क में आपने अगर देखा होगा उसको, तो थर्मल फ्लास्क के अंदर की जो लाइनिंग है वो ग्लास की होती है, और ग्लास एक इंसुलेटर है। तो यहाँ से थर्मल फ्लास्क में हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो आइसोलेट सिस्टम है, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसी सिस्टम नहीं है जो पूरी तरह से आइसोलेट होती है। तो यहाँ से हीट डेफिनेटली बाहर निकलती है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में हीट को बाहर आने का चाहिए वो क्वांटिटी बहुत कम होगी यहाँ पे, क्योंकि हीट को ऊपर आने के लिए जो पाथ चाहिए वो पाथ एक इंसुलेटर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो पाथ चाहिए वो स्टील वेसल प्रोवाइड कर रही है, और स्टील वेसल गुड कंडक्टर है तो हीट ज़्यादा निकली। यहाँ पे ग्लास अलाइनिंग है अंदर, बैड कंडक्टर तो हीट कम निकली। तो यहाँ पे कितना हीट वहाँ से रिलीज हुआ दैट डिपेंड अपॉन के अंदर कैसे उसको हमने पैसेज प्रोवाइड किया, पाथ प्रोवाइड किया। इसलिए हीट भी अपने आप में एक पाथ फंक्शन है। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको पाथ फंक्शन समझ में आया। ठीक है, तो 3 पाथ फंक्शन देखे हमने, वर्क, डिस्टेंस और हीट। अब बच्चों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमें देखना है थर्मोडायनेमिक्स में वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम वी ऑल नो कि इक्विलिब्रियम मतलब वो स्टेज जहाँ पे सिस्टम जो होती है या कोई भी चीज़ जो होती है वो कांस्टेंट रह जाती है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम 3 टाइप के हैं। एक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड तीसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। किसे हम कहेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है? अगर कोई प्रोसेस में आपने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया या प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है, तो वो जो उस सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ उसे हम कहते हैं कि वो एक तरह का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जब कोई रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, हमें पता है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्शन में इक्वल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो होती है इक्वल स्पीड पे चलती है, अंदर का कंपोजिशन सेम होता है। जब कंपोजिशन जब सेम रहेगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम है। और तीसरा है थर्मल। द वर्ड थर्म वैसे तो हीट को इस्तेमाल होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जब भी ये थर्म ये वर्ड इस्तेमाल होगा, याद रखना ये टेम्परेचर को रिलेट करेगा। सो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो कंडीशन जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आई रिपीट बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम 2 अलग चीज़ें हैं। थर्मोडायनामिक के अंडर 3 आते हैं, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। मैकेनिकल प्रेशर कांस्टेंट, केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट, और थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। अभी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद जो तीसरा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखना है, जहाँ सीखना है हमें, वो है प्रोसेस। देखिए, ये वर्ड हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस, है ना। केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हाउस होल्ड प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? ये प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, आपने बोला कि भैया ये आप ये किसी को केमिस्ट को पूछा, इंडस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसको पूछा कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलेगा कि उसमें और रिएक्शन उसका चालू है, तो कहता है कि नहीं वो सर वो प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस का मतलब क्या है? तो बच्चों, प्रोसेस इज द ऑपरेशन, वो एक क्रिया है। इट इज ऑपरेशन बाय व्हिच सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जो
कार्य करके, जो क्रिया करके आप सिस्टम को, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लेके आते हो, मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट ये कन्वर्जन करा रहे हो, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, अभी ये जो प्रोसेस होता है, ये केमिकल रिएक्शंस बड़ी स्पेसिफिक होती है। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्टेंट के नेचर के अकॉर्डिंगली हमें, या प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीके के कंडीशंस मेंटेन करने पड़ते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलो देखते हैं कि कौन से अलग अलग तरीके के प्रोसेस हम अपनाते हैं जब हम कोई प्रोसेस करा रहे हैं या केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहला है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब आप जानते हो, आइसो का मतलब होता है सिमिलर। थर्मल, जैसे मैंने अभी भी कहा कि थर्म ये वर्ड जब इस्तेमाल होगा तो वो टेम्परेचर को रिलेट करेगा। सो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो द प्रोसेस कैरिड आउट बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल, अभी अगर लेबोरेटरी में एक डिवाइस होता है हमारे, उसको कहते हैं थर्मोस्टैट। थर्मो मतलब टेम्परेचर, स्टैट मतलब स्टैटिक, रुका हुआ, फिक्स, कांस्टेंट। जब आप कोई रिएक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराओगे, थर्मोस्टैट में रख के कराओगे, तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस माना जाता है। यहाँ पे आई वांट टू क्लियर आउट वन थिंग। एक एग्जांपल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हम देखिए, कोई भी लिक्विड को जब बॉयल करते हैं, कोई भी लिक्विड को जब हम बॉयल करते हैं और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करता है, मान लो आपने वाटर को बॉयल किया कंटेनर में, और आपने इनिशियल आपने कंटेनर में ठंडा पानी लिया जो रूम टेम्परेचर पे था, 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था। आपने उसको हीट करते करते गए और उसको 100 तक रीच करवाया। यहाँ पे बच्चों यकीन मानिए, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट है कि जब वाटर बॉइलिंग पॉइंट को रीच करता है और जब वो बॉयल होना स्टार्ट करता है, उसके बाद आप कितना भी उसको हीट करिए, अंदर का टेम्परेचर वही बना रहता है। अंदर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी फेज ट्रांजिशन पॉइंट जो होता है, उस फेज ट्रांजिशन पॉइंट पे आने के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। और इक्विलिब्रियम तो आप जानते हो, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप समझो कंटेनर को नीचे से हीट कर रहे हो तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जब बॉयल हो रहा है तो एक तरह से वेपर बाहर जा रही है, हीट भी बाहर जा रही है। तो जितनी हीट यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है उतनी हीट बाहर जा रही है, तो ऑटोमेटिकली जितना हीट ले रहा है उतना हीट अगर बाहर जा रहा है तो अंदर का टेम्परेचर कैसे रहता है, वो कांस्टेंट बन जाती है। तो कोई भी रिएक्शन जब अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करती है तो वो एक तरीके से क्या होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस होता है, जो वास्टली देखा जाता है, या पूरी दुनिया में ज़्यादातर प्रोसेस या ज़्यादातर रिएक्शन अगर किसी तरीके से किए जाते हैं तो वो आइसोबारिक तरीके से। बार, बच्चों, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। आइसोबारिक इसका मतलब आपने वो प्रोसेस कैसे कराया, तो प्रोसेस कैरिड आउट बाय मेंटेनिंग प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रखा मतलब आपने उस रिएक्शन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किया। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो भी चीज़ आप करोगे वो आइसोबारिक प्रोसेस के अंडर आती है। एग्जाम्पल, ऑल योर लेबोरेटरिकल प्रोसेस, जितनी भी आप लेबोरेटरिकल प्रोसेस करते हो, आप जो सॉल्ट में रेडिकल डिटेक्शन करते हो, या आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस करते हो, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशंस करते हो, ठीक है, ये जो सब रिएक्शन, ज़्यादातर जो रिएक्शन आप करते हो लेबोरेटरी में, वो सब आइसोबारिक के अंडर आती है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कुछ रिएक्शंस में जहाँ पे आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो उसे हमको लो प्रेशर पे कराना पड़ता है, जबकि कई जगह पे वो हाई प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन मोस्टली लेबोरेटरी में होने वाली रिएक्शंस, हमारे घरों में होने वाले, किचन में होने वाले प्रोसेस जिन्हें हम हाउस होल्ड प्रोसेस कहते हैं, ये सभी के सभी आइसोबारिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात याद रखना बच्चों, जब मैं कहता हूँ आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब होता है कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, मतलब प्रेशर में कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है,
प्रेशर में चेंज नहीं हुआ है, दैट इज यू कैन ऑल्सो से यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2, तो ये आइसोबारिक कंडीशन है। वैसे ही यहाँ पे जब मैंने आइसोथर्मल कहा तो यहाँ इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब टेम्परेचर जीरो नहीं है, चेंज का वैल्यू जीरो, दैट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू T2। ऑलराइट, अभी बिफोर आई मूव फर्दर थोड़ा सा मैं ये पीछे आके जरा आइसोथर्मल का आपको एक्सप्लेन कर दूँ। आइसोथर्मल में हमने कहा कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज, T1 इज इक्वल टू T2। यहाँ पे बच्चों एक बात आप समझो, टेम्परेचर ये एक फैक्टर है, टेम्परेचर कोई एनर्जी नहीं है, रादर टेम्परेचर एक एनर्जी को मापने का एक, उसको एनर्जी या हीट कंटेंट कितनी है ये बताने का एक वेरिएबल है, एक तरीका, एक फैक्टर है वो, जिससे हम अंदर एक सब्सटेंस में कितनी हीट है, कितनी एनर्जी है, जिसको जज कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस के अंदर ने ज़्यादा हीट होल्ड करके रखी है तो उसका टेम्परेचर डेफिनेटली ज़्यादा होगा, अगर उसके अंदर का हीट कंटेंट कम हो गया तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अंदर का हीट कितना है वो बताने वाला फैक्टर टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का डेफिनेशन भी अगर आप देखो तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर इज नथिंग बट इट्स अ फैक्टर विच इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना ऑब्जेक्ट गर्म या कितना ठंडा है ये जो बताने का काम करता है वो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर एक फैक्टर है, वो एनर्जी नहीं है। टेम्परेचर जो है वो एक फैक्टर, ये जो फैक्टर है वो इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है? देखिए, हम सब के बॉडी में एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी वर्ड जो है बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। इंटरनल मतलब अंदर, एनर्जी जो अंदर है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अभी जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंटरनल एनर्जी जब कम होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और इंटरनल एनर्जी जब कांस्टेंट रहती है तो टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो हम जब कहते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब जो होता है कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, मतलब डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी पे टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती नहीं है। ठीक है, अभी बात कर रहे थे हम लोग बच्चों आइसोबारिक। मैंने कहा प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, या जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिएक्शन कर रहा है, लेबोरेटरी की प्रोसेस हो गए, हाउस होल्ड प्रोसेस हो गए, वो सब जो प्रोसेस है जहाँ पे आपका P1 इज इक्वल टू P2, दैट मीन्स डेल्टा P का वैल्यू कितना हो गया, चेंज कितना है, ज़ीरो, वो आइसोबारिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक बात गौर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइसोबारिक में डेल्टा P ज़ीरो है, चेंज ज़ीरो है, P का वैल्यू ज़ीरो नहीं है। P का वैल्यू ज़ीरो जो होता है वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, और वो है बच्चों वैक्यूम। कहाँ पे? वैक्यूम। क्योंकि वैक्यूम में सराउंडिंग का प्रेशर एक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू ज़ीरो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आइसोबारिक मतलब प्रेशर जो है वही रहा, चेंज नहीं हुआ, और वैक्यूम मतलब प्रेशर ज़ीरो है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छे से आप इसको समझ लो। अब बच्चों तीसरा जो है, जब आप कोई गैसियस रिएक्शन कर रहे हो, गैस या कोई आपको रिएक्शन ऐसी कर रहे हो जो क्लोज कंटेनर में करा रहे हो, तो क्लोज कंटेनर में जब कोई रिएक्शन करते हो तो आप उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो। सो द प्रोसेस कैरिड आउट बाय मेंटेनिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट मीन्स दोज यू हैव कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर आर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, कोर का मतलब होता है वॉल्यूम। जैसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हमने क्लोज कंटेनर में ही करना है, गैसेस को आप ओपन कंटेनर में रख के तो लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो लिक्विफिकेशन इन क्लोज कंटेनर हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर हो गया। जो भी चीज़ आप क्लोज कंटेनर में कराओगे तो वो प्रोसेस डेफिनेटली आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ पे V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम बोथ आर सेम, therefore डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो। वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है,
तो ये थे 3 प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, और अभी बच्चों चौथा जो प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं वो है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अभी साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? देखो, साइक्लिक प्रोसेस जैसे साइक्लिक वाटर साइकिल है ना, वाटर वेपराइज हुआ और वाटर वेपराइज होके क्या बन गया, तो ऊपर चला गया, फिर से वेपर जो होती है वो कंडेंस होके नीचे लिक्विड फॉर्म में आती है, तो लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड बैक, ये जो प्रोसेस पूरा हुआ वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस हुआ। तो हम कहते हैं द प्रोसेस विच फॉलोज मल्टीपल स्टेप्स एंड फाइनली रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट, मतलब जहाँ से गया वहीं पे वापस आ गया, तो वो प्रोसेस जो होता है वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक हाइपोथेटिकल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि ए एक इनिशियल स्टेट है और बी जो है वो फाइनल स्टेट है। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए कि हमारा ये वाटर था लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड से वो सीधा किधर आ गया, हीट एब्जॉर्ब होकर वेपर फॉर्म में आ गया, तो लिक्विड से उसने हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब की मतलब उसके अंदर एनर्जी बढ़ गई। अंदर की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो वाटर ने जब हीट एब्जॉर्ब की और बी मतलब वो फाइनल स्टेट को आया, वेपर फेज को आ गया, तो लिक्विड स्टेट से वाटर जब वेपर फेज में आ गया तो उसने हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली है, उसके अंदर हीट कंटेंट बढ़ गया है। हीट कंटेंट बढ़ गया, इसका सीधा मतलब है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, और उसकी इंटरनल एनर्जी समझो यहाँ पे ये इनिशियली जो इसकी इंटरनल एनर्जी थी वो U1 थी, फाइनली जब उसकी इंटरनल एनर्जी है वो हो गई U2। तो वाटर जब वेपराइज हुआ तो वी कैन से उसकी इंटरनल एनर्जी है चेंज फ्रॉम U1 टू U2, लेकिन फिर से जो वेपर फॉर्म हुआ वो अगर कंडेंस होके आ गया और फिर से वो लिक्विड बन गया, तो ये क्या हो गया, जितना इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ था फिर से इंटरनल एनर्जी में उतना ही डिक्रीज आ जाएगा, तो वाला सिस्टम वापस से वहीं पे आ गया। तो चेंज कितना हुआ, U1 से U2 आया, वापस U2 से U1 हो गया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो गया, 0। बराबर है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको 10 रुपये दिए और वापस वही 10 रुपये आपसे ले लिए, तो आपके पास कितने पैसे बचे, 0। लाइक दैट जब U1 से U2 गया और U2 से वापस वहीं पे आ गया, तो सिस्टम में चेंज कितना हुआ, 0। तो इंटरनल एनर्जी भी कितनी होती है, 0। यहाँ पे MCQs बनते हैं। बहुत सी बार थर्मोडायनेमिक्स में MCQ जैसे देखे जाते हैं, आप ये कॉन्सेप्ट थर्मो के है ना, इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बड़े ईजी होते हैं, उन्हें केयरफुली पढ़ना होता है। बहुत बार आंसर क्वेश्चन में ही होता है। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि इनिशियली रिएक्शन में एक पर्टिकुलर रिएक्शन में वो कहते हैं कि रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी इतनी है, उसका प्रेशर इतना था, इनिशियली वॉल्यूम इतना था, और उसने क्या किया, सिस्टम ने यहाँ ये प्रेशर ये इतना था, इतना चेंज हो गया, वॉल्यूम में इतना चेंज आ गया, और सिस्टम ने साइक्लिक पाथ फॉलो किया। ये एक वर्ड वहाँ पे डाल देते हो लोग, साइक्लिक पाथ फॉलो किया, तो आप बाकी फैक्टर्स को मत देखिए। साइक्लिक बोला इसका मतलब सिस्टम साइक्लिक है और इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, 0। तो वहाँ पे आपको इस तरह से वो क्वेश्चन बना के देते हैं। दूसरा एक होता है, वो कहते हैं कि इनिशियली कंटेनर एक ऐसा कहेंगे आपको कि इनिशियली एक सिस्टम में प्रेशर उसका P1 का वैल्यू इतना था, वो सराउंड वॉल्यूम उतना था, और सिस्टम ने एक्सपांशन किया और वो वैक्यूम तक चला गया। तो वैक्यूम तक चला गया तो कितना वर्क हुआ, अभी वैक्यूम तो चला गया, इसका मतलब समझना कि वैक्यूम में जब है तो प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, 0। अगर प्रेशर अप्लाई 0 हो रहा है तो प्रेशर हमने देखा कि प्रेशर जो होता है ये होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, अभी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, प्रेशर का वैल्यू 0 है, इसका मतलब फोर्स ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 0। तो फोर्स अगर 0 हो गया तो वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर W इज इक्वल टू F इंटू डी, F का वैल्यू अगर 0 तो W का वैल्यू कितना हो गया, 0। इसका मतलब वैक्यूम में जो वर्क होता है वो कितना वर्क होता है बेटा, 0 वर्क होता है। ठीक है, तो ये थे 4 प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड साइक्लिक। अभी यहाँ पे एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट सा एक प्रोसेस हमें देखना है, वो प्रोसेस हम पहले देखते हैं और उसके बाद में हम चले जाएंगे एक
अनदर कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट होगा वर्क का। चलिए अभी पांचवा प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। जो फिफ्थ प्रोसेस हमारा है वो है, इसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए पांचवा प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच heat remains constant. The process in which heat remains constant is called adiabatic process. ठीक है, द प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है। अभी यहाँ पे ये डेफिनेशन तो ये ऐसे कहते हैं कि हीट कांस्टेंट रहती है, इसको कहते हैं हम कि Q इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आपको पहले बात क्लियर कर दूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जहाँ पे बाहर से ये Q जो है, Q के सामने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है। और हीट जो होती है उसको बच्चों याद रखना, उसका साइन कन्वेंशन है। अगर हीट बाहर से एब्जॉर्ब की जा रही है तो उसका साइन पॉजिटिव होता है, और हीट अगर लॉस किया जा रहा है तो Q विल बी नेगेटिव। अभी यहाँ पे Q जो है उसके सामने पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, और इस Q पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है बाहर से हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, बाहर से हीट नहीं लिया जा रहा है। तो जो सिस्टम में जहाँ कहीं पे सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, सराउंडिंग से हीट नहीं ली जाएगी, वो प्रोसेस जो होता है, वो सिस्टम जो होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। या ऐसे कंडीशन पे जो प्रोसेस कराए जाते हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक का एग्जाम्पल जो है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए जितनी भी हमारी आइसोलेटेड सिस्टम है वो अपने आप में या उसके अंदर जितने भी प्रोसेस होने वाले हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं क्योंकि बाहर से हीट एब्जॉर्ब की जाती नहीं है। तो कौन से एग्जाम्पल देखे थे हमने एडियाबैटिक आइसोलेटेड सिस्टम के? तो आइसोलेटेड सिस्टम का पहला जो एग्जाम्पल था वो था हमारा रेफ्रिजरेटर। ये एक, इसके अंदर जो भी प्रोसेस कराएंगे वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएंगे। दूसरा जो है वो है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में जितने भी प्रोसेस हम कराएंगे वो सब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंडर आएंगे। इवन जो हमारे एयर कंडीशनर, एसी में जितने भी एयर कंडीशनर में जो कूलिंग होती है वो भी एक तरह का एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये था पांचवा प्रोसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो टोटल हाउ मेनी प्रोसेस वी हैव सीन बच्चों? हमने टोटल देखे 5 प्रोसेस। पहला आइसोथर्मल, दूसरा था आइसोबारिक, तीसरा आइसोकोरिक, चौथा साइक्लिक और पांचवा एडियाबैटिक। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पुट अप करेंगे, वो है वर्क। थैंक यू।